चलो शुरुआत करते हैं लेक्चर 35 की। लेक्चर 35 की हम शुरुआत करेंगे। इसके पहले लेक्चर 35 में टॉपिक 16 रहेगा मेरा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और बिहार। क्या है? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एंड बिहार। ठीक है। बिहार में प्रारंभिक क्रांतिकारी नेता में थे डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ। ठीक है, पहले हो गए डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, दूसरे हो गए केदारनाथ बनर्जी और तीसरे हो गए बाबाजी ठाकुरदास के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी बाबाजी ठाकुरदास ने। कहाँ की थी बाबाजी ठाकुरदास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना? पटना में। कब की थी बाबाजी ठाकुरदास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना? 1906 में। इसके अलावा मदरलैंड अखबार के संपादक कौन थे? बाबाजी ठाकुरदास। मदरलैंड अखबार के संपादक कौन थे? बाबाजी ठाकुरदास। मदरलैंड अखबार का उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ावा देना। अब अगला, जादुई ललटेन के माध्यम से बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार करने का प्रयास किया गया। जादुई ललटेन के माध्यम से बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार का प्रयास किया गया। अब आते हैं किंग्सफोर्ड कौन था? तो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था। किंग्सफोर्ड कौन था? तो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था। दूसरा क्वेश्चन, किंग्सफोर्ड पर कब अटैक किया गया? 30 अप्रैल 1908 को। किंग्सफोर्ड पर कब अटैक किया गया? 30 अप्रैल 1908 को। किंग्सफोर्ड पर किसने अटैक किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने। किंग्सफोर्ड पर किसने अटैक किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने। ठीक है, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी अटैक किए तब वकील कौन था? प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बच्चे की इस अटैक में मृत्यु हो गई। ठीक है। अब देखो कि खुदीराम बोस को पकड़ने के लिए किन 2 सिपाहियों को भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा? तो शिव प्रसाद मिश्र और फतेह सिंह। खुदीराम बोस को पकड़ने के लिए किन दो सिपाहियों को भेजा गया था? तो शिव प्रसाद मिश्र और फतेह सिंह। ठीक है। इन्होंने खुदीराम बोस को कहाँ अरेस्ट किया? तो पूसा स्टेशन पर। शिव प्रसाद मिश्र और फतेह सिंह ने खुदीराम बोस को कहाँ अरेस्ट किया? तो पूसा स्टेशन पर। खुदीराम बोस के वकील कौन थे इस मुकदमा में? तो कालिदास बासु। खुदीराम बोस के वकील कौन थे इस मुकदमा में? तो कालिदास बासु। इसके अलावा खुदीराम बोस के ये न्यायाधीश कौन थे? तो करंडक। खुदीराम बोस के न्यायाधीश कौन थे? तो करंडक। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा कब सुनाएगी? तो 11 अगस्त 1908। कितने साल के थे उस समय खुदीराम बोस? तो 18 साल के। खुदीराम बोस को फांसी कब सुनाएगी? 11 अगस्त 1908। कितने साल के थे वो? 18 साल के। यानी कांड कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को और 11 अगस्त को फांसी की सज़ा सुना दे दी गई। अब दूसरे आरोपी कौन थे? तो प्रफुल्ला चाकी का अंत कैसे होता है? तो इनका क्या होता है ना, पुलिस से मुठभेड़ होता है और ये खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। सर्पेंटाइन लेन कोलकाता में नंदलाल बनर्जी, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। ठीक है। कोलकाता प्रेसिडेंसी का मुख्य मजिस्ट्रेट था ये कौन? किंग्सफोर्ड। इसके पहले कोलकाता प्रेसिडेंसी का मुख्य मजिस्ट्रेट था ये किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस युगांतर समूह से जुड़े हुए थे। स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो शांति नारायण ने। स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शांति नारायण ने। कब किया था? तो 1907 में शांति नारायण ने मुजफ्फरपुर केस के बारे में अपनी पत्रिका में, स्वराज पत्रिका में लिखा, जिसके कारण इनको लंबी करवास झेलनी पड़ी। अनुशीलन समिति क्वेश्चन पूछेगा, अनुशीलन समिति के संपादक कौन कौन थे? वरिंदर कुमार घोष, जतिन दास बनर्जी और तीसरे से परमानाथ मित्र। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन कौन थे? वरिंदर कुमार घोष, जतिन दास बनर्जी और परमानाथ मित्र। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 24 मार्च 1902। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 24 मार्च 1902। अनुशीलन समिति के कितने भाग थे? तो 2 भाग थे। कौन कौन?
तो ढाका अनुशीलन समिति और दूसरा युगांतर समूह कोलकाता। अनुशीलन समिति कितने भाग थे? तो 2 भाग थे, ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर समूह कोलकाता। ये ठीक है। अनुशीलन जो समिति जो थी ना वो विवेकानंद और आनंद मठ से प्रेरित थी। अनुशीलन समिति विवेकानंद और आनंद मठ से प्रेरित थी। भवानी मंदिर पत्रिका का वो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो अनुशीलन समिति के द्वारा ही भवानी मंदिर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। बिहार में 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा का उद्घाटन किया। बिहार में 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने एक अनुशीलन समिति के शाखा का उद्घाटन किया। अनुशीलन समिति बना 1902 में था और इसकी ब्रांच 1913 में बनी थी बिहार में। बीएन कॉलेज पटना बिहार में क्रांतिकारियों का मुख्य सेंटर था। बीएन कॉलेज पटना बिहार में क्रांतिकारियों का मुख्य सेंटर था। अतुल चंद मजूमदार को रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अतुल चंद मजूमदार को रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। अब देखो, श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ एक सक्रिय क्रांतिकारी थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा अमेरिका में एक सक्रिय क्रांतिकारी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा किससे प्रभावित थे? तो स्वामी सत्यदेव से। ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा किससे प्रभावित थे? स्वामी सत्यदेव से। ठीक है, ये बिहार आते हैं, बिहार के ही थे। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, जिन्हें प्रमुख थे रेवती नाग। यदुनाथ सरकार कौन थे? यदुनाथ सरकार ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे और ये क्या किए? बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को शिक्षित करने का काम किए। यदुनाथ सरकार कौन थे? ये ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे और ये बक्सर में युवा क्रांतिकारी को शिक्षित करने का काम किए। अनंत बंधु चौधरी से रिलेटेड क्या क्या था? तो ये सबसे पहला पॉइंट कि भागलपुर में इनको गिरफ्तार किया गया 1918 में। क्यों? रक्षा अधिनियम 12A के तहत अनंत बंधु चौधरी को भागलपुर में 1918 में गिरफ्तार किया गया, रक्षा अधिनियम 12A के चलते, जिसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया। अनंत बंधु चौधरी मुक्ति का संदेश एक पुस्तक थी जिसको कोलकाता से आरा लाया गया था। इस दौरान मुक्ति का संदेश एक पुस्तक थी जिसको कोलकाता से आरा लाया गया था इस दौरान। सेकेंड फेज, अब सेकेंड फेज क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सेकेंड फेज की आखिर शुरुआत होती क्यों? सबसे पहला कारण तो इसका रीज़न क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति थी वो पहला कारण हो गया और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, वो दूसरा कारण हो गया। इन दोनों से क्या होता है कि जो युद्ध थे वो असंतुष्ट हो गए। ठीक है, और 1924 में फिर से 24 के बाद के समय में फिर से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का वो सक्रिय हो जाता है और इसका प्रमुख केंद्र भागलपुर बनता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद शीन बख्शी को भागलपुर में इस दौरान गिरफ्तार किया जाता है। दो डकैती होती है, कौन कौन? दरभंगा के दलसिंहसराय में डकैती होती है जिसको गवर्नमेंट राजनीतिक डकैती नाम देती है। 2 डकैती में पहला डकैती कौन हो गया? दरभंगा के दलसिंहसराय, जिसको गवर्नमेंट बोलती है कि ये एक राजनीतिक डकैती है। और दूसरा है चंपारण के मौलानिया डकैती। चंपारण के मौलानिया नामक गांव में डकैती। इसके मुख्य आरोपी थे कौन थे? योगेंद्र शुक्ला को बनाया गया। चंपारण के मौलानिया जो डकैती हो गई उसके मुख्य आरोपी किसको बनाया गया? योगेंद्र शुक्ला को। इनको सारण की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया योगेंद्र शुक्ला को और तिरहुत षड्यंत्र मामले में इन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक से ध्यान रखना, चंपारण का जो मौलानिया में जो डकैती हुई थी उसमें मुख्य आरोपी माना गया योगेंद्र शुक्ला को और सारण में इनको गिरफ्तार किया गया और तिरहुत षड्यंत्र केस पर इनको वो मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा में बम फेंके थे, ये तो बात पता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा में बम फेंके थे, ठीक है, ये बात पता है। तो इसलिए इनके तस्वीर को पटना में बेचा गया। ठीक है, बिहार नौजवान सम्मेलन दिसंबर 1929 में मुंगेर में सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता पंडित प्रजापति मिश्र करते हैं। बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ होता है? 1929 में मुंगेर में। बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ होता है? 1929 में मुंगेर में। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पंडित प्रजापति मिश्र।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कई सदस्य, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के से जुड़े हुए कई युवा बिहार में थे, ठीक है, बिहार के थे। इसका प्रमुख केंद्र छपरा और पटना था। छपरा केंद्र के थे रामदेनी सिंह। इनको हाजीपुर लूटपाट प्रयास में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, पटना में। बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में किया गया।